मैं सदिया कहूँ आप देख रहे हो दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी लेंथ थी। ये को मेजर जर्नल है इंडिया के जर्नल अनिल संगर संगर ये इसका नाम है, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो। इनसाइड सीक्रेट्स ऑफ पीओके इशू एंड टेरर ऑफ सियाचिन। वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है, पीओके पर बात है, जर्नल लेवल का बंदा इंडिया का, मेजर नहीं है जर्नल है। तो सारी बात ये काफ़ी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे इसके मुद्दे पर, पीओके के मुद्दे पर काफ़ी चीज़ें सामने आने वाली। देखते हैं दोस्तों, सुनते हैं कि बातें फिर इस पर। क्या पाकिस्तान कभी पीओके को गिव अप करेगा? पाकिस्तान कभी पीओके को नहीं गिव अप करेगा और कारण उसके बड़े सिंपल हैं। आर्मी में, मिलिट्री में कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, वो सब बहुत आराम से कम्युनल हार्मनी के अंदर रहते हैं और उनको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती, जबकि वो उसी सोसाइटी से आते हैं। हॉल है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हर एक की रिलीजियस बुक वहां पर एक साथ रखी है, क्योंकि वी हैव ग्रोन, आर्मी इज मेंटली इंटेलेक्चुअली ग्रोन बियॉन्ड रिलीजन। जो लकड़ी डाली थी जलाने के लिए, वो लकड़ी तो खत्म हो गई, बॉडी आधी भी नहीं जली थी। उसके बाद उन 3 जवानों की क्रिमेशन, जो कुकिंग ऑयल होती है, उस समय डालडा बाई ड्रॉप होता था वहां पर, डालडा को पिघला के डालडा डाल के उन 3 जवानों की बॉडी क्रिमेट की गई। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। मेरे आज के गेस्ट बहुत रेडिकल ओपिनियंस रखते हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ पे जो बहुत पॉपुलर हैं। इंडिया और पाकिस्तान का पीओके वाला इशू, चाइना का जो थ्रेट है उसकी परसेप्शन, क्या करना चाहिए, हाउ द कंट्री शुड रिस्पॉन्ड, his opinions about women in the army, about in the women in the armed forces, his opinions about politicians, and his opinions about how the political structure works, और many other things, including कुछ ऐसे incidents जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, that will give you goosebumps and you will revisit your concept of bravery, your concept of courage, your concept of character after you listen to these conversations. That much I can guarantee. Prepare for a goosebump inspiring incredible experience of a conversation with somebody who has lived it, somebody who keeps his heart on his sleeve. जो उनके मन में है वही उनके मुंह पर है, जैसा वो सोचते हैं वैसा ही वो बोलते हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड ओपिनियंस होंगे। और अब इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करा जाए और देखते हैं कि क्या होता है। मेरे जनरल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द पॉडकास्ट। इट्स आवर प्रिविलेज टू हैव योर टाइम। सर, मेरा पहला सवाल बहुत बेसिक सवाल है जो सब लोगों के माइंड में होता है, बट मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। सो वीड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। आर्मी की सर हायरार्की क्या है और मेजर जनरल कैसे बना जाता है? राइट, थैंक यू रवि फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। Generally speaking, Indian public is actually not aware of the Indian Army hierarchy, so it's a good question. ये ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले मिलिट्री में, व्हेन आई से मिलिट्री में आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे शामिल हैं। तो मिलिट्री की सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो 4 स्टार जनरल हैं, जनरल चौहान है आजकल। उसके बाद 3 सर्विस चीफ्स होते हैं, वो भी 4 स्टार जनरल हैं। उसके बाद होते हैं आर्मी कमांडर्स, वो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। उनके नीचे आते हैं कोर कमांडर्स, एक आर्मी में 3 से लेकर 5 कोर तक हो सकती हैं, वो भी 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। और कोर कमांडर के नीचे आते हैं मेजर जनरल्स, जो 2 स्टार जनरल होते हैं। फिर उसके नीचे रैंक होती है 1 स्टार ब्रिगेडियर, जो ब्रिगेड कमांड करते हैं। एक डिवीज़न में 3 से 5 तक ब्रिगेड हो सकती हैं, और ब्रिगेड में 3 से 5 तक बटालियन हो सकती हैं। फिर अब इसके नीचे आती है बटालियन, जो कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इंडियन बटालियंस इथॉस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. That is the strength of the Indian Army. That is what has always delivered ever since 1947. तो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर होता है फुल कर्नल, और उसके नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कंपनी कमांडर्स होते हैं। फिर उसके नीचे होते हैं मेजर्स, कैप्टन, और आजकल जो लोवेस्ट रैंक है ऑफिसर का वो है लेफ्टिनेंट। फिर उनके नीचे आते हैं जिसको एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है फौज में, PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। उसमें जो सबसे सीनियर रैंक होता है सूबेदार मेजर, एक होता है बटालियन में। उनके नीचे पलटन में करीब 40 के करीब JCOs होते हैं। फिर होते हैं NCOs, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। JCOs होते हैं जो यहाँ पर रैंक पहनते हैं और एक फीती सी लगी रहती है उनके, स्टार और फीती। और फिर होते हैं NCOs जो साइड में यहाँ पर फीती लगाते हैं। 3 फीती वाला हवलदार होता है, 2 वाला नायक होता है, एक होता है लांस नायक,
और सबसे नीचे होता है लैडर में सिपॉय, जिसको अलग अलग रेजिमेंट अलग नाम से बोलती हैं। जो राइफल रेजिमेंट हैं, गुरखाज वगैरह, उसको राइफलमैन बोलेंगे। हमारी रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, उसको गार्ड्समैन बोलते हैं। और अधिकतर आर्मी में उसको सिपॉय बोला जाता है। जो आज जो बहुत चर्चित है अग्निवीर, अग्निवीर जो है वो सबसे नीचे वाली फौज की रैंक में। ये एक हायरार्की है। हायरार्की है। थैंक यू सो मच, वेरी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा से आपने क्लियर कर दिया। स्पीकिंग ऑफ अग्निवीर, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन राइजिंग एंड देयर हैज़ बीन डिबेट अबाउट ट्रेनिंग कितनी होती है। सर, व्हाट इज द रियलिस्टिक पिक्चर अबाउट इट, आवर अग्निवीर्स वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ऐसा है कि ये जो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन बहुत देशों में है। सो एज अ कॉन्सेप्ट, अगर आप शॉर्ट टर्म सर्विस सोल्जर्स रखना चाहते हैं एज अ कॉन्सेप्ट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि दूसरी कंट्रीज जहाँ पर ये चीज़ होती है और हमारे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है। इंडियन आर्मी, अभी आप यूरोप में देखिए, आप नेटो है, इफ नेटो हैज़ टू फाइट समबडी लाइक दे वर फाइटिंग इन अफगानिस्तान, you can kind of protect young soldiers by putting them on duties which are not so dangerous. अब इंडिया में जैसे ही एक जवान पलटन में जाता है, you cannot protect him, he is on his own. Let's say अगर वो CI ऑपरेशन में जाता है, या तो आप उसको ऑपरेशन में ले ही मत जाइए बिकॉज उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, या आप वहाँ जाता है तो जब वो पहुँचता है उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने आप को ऑपरेशन में अपनी सेफ्टी और अपने बगल वालों की सेफ्टी को इंडेंजर ना करे। दैट मीन्स ही हैज़ टू हैव अ बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग, विच इन केस ऑफ अग्निवीर, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है उसको आपने 9 महीने से छोटा करके 6 महीने कर दिया है, वो उस दर्जे की नहीं हो पाती है। और जैसे आप देखिए टर्की का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, टर्की में कॉन्स्क्रिप्शन है। इनफैक्ट उनकी मेजॉरिटी ऑफ द आर्मी इज कॉन्स्क्रिप्ट, जो स्टैंडिंग आर्मी कम है। लेकिन आप टर्की की उसको क्या थ्रेट है, इंडिया को क्या थ्रेट है, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। टर्की इज इसेंशियली ओनली फाइटिंग टेररिस्ट। इंडिया के जो एडवर्सरी हैं, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, दे आर प्रोफेशनल आर्मीज एंड अ हाफ ट्रेन्ड सोल्जर विल नॉट डिलीवर देयर। दैट्स द पॉइंट दैट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। जनरल सिंह, on the topic of comparison of our army and the rest of the world, अभी जो एक नया ट्रेंड है, it is about women in the army. How do you feel about that? I understand that women must contribute to the growth of national economy. But people have to understand the entire dynamics of the Indian Army, and I'll give you the example that the promotion, जो हमारे जो promotion hierarchy है इंडियन आर्मी की, वो इतनी स्टीप है क्योंकि आपके ज़्यादा ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है लोअर लेवल पर, कैप्टन लेवल पर। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स हायर रैंक में रिड्यूस होती है, तो पिरामिड बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। जो पहला प्रमोशन बोर्ड होता है करीब 16 साल की सर्विस में, लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल, उसमें ओनली 30% लोग हैं जो अगले रैंक में जाते हैं। चाहे 100% कितने भी कॉम्पिटेंट काबिल हों, लेकिन ओनली 30% ऑफिसर्स हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी इतनी है। तो जब ये शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये लेडीज़ इन द आर्मी से पहले जब शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, दैट शॉर्ट सर्विस कमीशन वाज मेंट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि ऑफिसर्स आएंगे, 5 साल सर्विस करेंगे फौज में, उसके बाद चले जाएंगे। तो जो फौज की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा ऑफिसर्स के लोअर रैंक पर, वो भी मिल जाएगी। उसके बाद जो पिरामिड है वो उतना स्टीप नहीं रहेगा। देयर बी लेसर नंबर ऑफ ऑफिसर्स कॉम्पीटिंग फॉर दोज पॉलिसीज, फॉर दोज वैकेंसीज, एंड देयरफॉर द सेटिस्फैक्शन लेवल जो लोगों का है अपना करियर प्रोग्रेशन में, वो हाई होगा। अभी विमेन को आपने इसमें डाल के उनको बात कर रहे हैं कि आप कॉम्बैट आर्म्स में डालिए, आप उनको बोल रहे हैं परमानेंट कमीशन दीजिए। The whole concept जिसके basis पे women in short service and men in short service, that concept has been blown to bits, and therefore the whole problem of job satisfaction, career progression, disgruntlement in the army is not being addressed. It is not that there is, इंडिया में आदमियों की शॉर्टेज नहीं है। आप इजराइल की बात करें तो इजराइल में because of their threat perception, the amount of population they have, everybody has to serve. इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आप ये समझिए, सब दूसरे देशों की को कोट करते हैं।
आप एक्चुअली डिटेल में जाइए तो चाहे वो इजराइल है, चाहे वो अमेरिका है, in actual hard combat with the enemy, women are never put there. They are there in the combat zone. They are placed there in safer zones, even in Israel. जब आपकी रफा या इन जगह जब लड़ाई होती है खान यूनिस इनके हमास टेररिस्ट के साथ, आपने टीवी पे कभी एक लेडी को देखा है? हैं वो वहाँ कहीं, लेकिन पीछे हैं जहाँ पर थ्रेट नहीं है. कारगिल, people know what happened to Captain Kalia. What happened to Captain Kalia? Captain Kalia went on a patrol. He was taken prisoner. He actually went there to investigate the report on the presence of the unrecognized people there. So they suspected that two side terrorists honge. This was at the beginning of Kargil. It was in the beginning of the Kargil. This patrol was ambushed, taken prisoners, and he was brutally tortured. And I wouldn't like to say here how he was tortured, but I would like which father to say, yes, I'm prepared to risk my daughter for that job. And I have had women officers serving under me, and I have experienced that they, whilst they were single, they were in the kind of job that suited them. They did a good job, but when it came to marriages, when it came to difficult postings, there was always reluctance to go, and they were always looking for a softer option. So you're saying that maybe not hard combat. Certainly not in hard combat. Indian challenges are far too severe. I actually respect women for their ability to do things. Because we see women in our army, in our homes, how much work they do. They have huge amount of ability. But the army is not the environment जहाँ पर आप उनको डालिए, because that will be at the cost of combat efficiency. And if you say कि इनको आप ऐसी जगह डालिए जाकि एसी रूम में बैठ के अगर वो ड्रोन्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी सियाचिन में बैठा है, जो आदमी लेह लद्दाख में बैठा है, जो अरुणाचल में बैठा है, उसको भी तो कोई टाइम चाहिए कि वो आके पीस स्टेशन में अपनी फैमिली के साथ रह के फादर का ट्रीटमेंट करा ले, बच्चों का ट्रीटमेंट करा ले, कभी थोड़ा टाइम उनके साथ भी निकाल ले. So many different issues are there. So that is what people should not forget. So you have mentioned Siachen. और कुछ ऐसा हुआ था सियाचिन में. I think that has had a very, very lasting impact on you. And sir, before I begin, I should warn the audience that there are some graphic details in this. I will request you to be completely forthright about it. और जैसा हुआ था वैसा बताएं ताकि reality पता चले. तो क्या हुआ था सर सियाचिन में? पहले बात लोगों को समझना चाहिए कि सियाचिन आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो -4 डिग्री पर बर्फ़ बनाता है. आप समझिए कि आप -30 डिग्री के रेफ्रिजरेटर में आप दिन रात रह रहे हैं, राइट? वो एनवायरनमेंट है. वो एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है वहाँ का वेदर और टेरेन. पाकिस्तान उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना. तकरीबन 1000 से ज़्यादा के कैजुअल्टी हो चुकी हैं अभी तक, सोल्जर्स कैजुअल्टी सियाचिन में. उनमें से माई गेसेस की 80% से ज़्यादा वो वेदर कैजुअल्टी होंगी. जब मैं वहाँ पर था 86 में, हमारी पलटन के 8 जवान ख़त्म हुए थे, किल्ड इन एक्शन. उसमें से 3 एनिमी एक्शन से थे, आर्टिलरी फायर. 5 were due to terrain and weather, but we never recovered the bodies of 2 soldiers, even today. So you can imagine for the family, they must still be waiting. शायद my son is still alive. I have not seen his body. मेरा husband शायद जिंदा होगा, शायद कहीं मैंने उसकी body नहीं देखा. So for the family, there is no closure. And now the incident that I want to narrate is, and I would want every Indian to listen to this very carefully. जब आप कहीं जॉब पे अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं आप सीवी भेजिए. सीवी में आपने बीटेक यहाँ से किया, आईआईएम यहाँ से किया है, आपने ये सोशल सर्विस की है, आप 50 चीज़ें लिखते हैं. और जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसका कोई सीवी था ही नहीं. जो उसका सीवी था उसके बेसिस पर उसको कहीं इंडिया में कहीं जॉब मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी. उस आदमी का नाम है सूबेदार मेजर दीवान सिंह. मेरे पलटन में पहाड़ के जवान हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लेके अगरतला तक. तो वो एक उत्तराखंड के रिमोट गांव से पहाड़ में आया था और फ़ौज में भर्ती हुआ था 62 वॉर के बाद तकरीबन 63-64 में. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 63-64 में उत्तराखंड में किस टाइप की एजुकेशन रही होगी. तो ऑन पेपर उसकी 5th क्लास की क्वालिफिकेशन थी. तो जब वो पलटन में आया तो जब भी प्रमोशन का जो एग्ज़ाम होता था,
सब बोलते थे यार ये दीवान सिंह तो इतना अनपढ़ है कि ये अगले रैंक के लिए इसकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसकी लॉयल्टी, उसकी कर्मठता, ये सब देखते धीरे धीरे वो अपनी लॉयल्टी के कारण वो ऊपर बढ़ता गया। लोगों ने उसकी एजुकेशन डिसरिगार्ड की। फास्ट फॉरवर्ड 1986 हम ग्लेशियर में पहुंचते हैं। वो पलटन का सूबेदार मेजर एक हाईएस्ट रैंक होती है जो जवान वहाँ तक पहुँच सकता है, और वो बनता है तकरीबन 28 साल के बाद। तो पाकिस्तान ने बहुत फायर किया हमारे ऊपर, हमारे 3 जवान की डेथ हो गई। तो जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं एडजुटेंट था, स्टाफ ऑफिसर था बटालियन का, तो सीओ साहब हमारे वहाँ गए जहाँ पर जवान की डेथ हुई थी। तो जो हमारा हेड क्लर्क था वो मेरे पास आता है एक टेलीग्राम लेके, कहता साहब ये बड़ी दुख के समाचार है, हमारे जो सूबेदार मेजर साहब हैं इनकी बेटी की डेथ हो गई है स्टोव फटने से। उसी दिन हमारे 3 जवान ख़त्म हुए हैं। तो मैंने कहा बुलाइए एसएम साहब को। और ये एक बड़ी ऐसी न्यूज़ तोड़ना एक बड़ा, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट ये ऐसी खबर आपको किसी को बतानी पड़ती है। तो मैंने बुलाया, वो ही वॉज टिपिकल कुमाऊनी, 40-50 डार्क कॉम्प्लेक्शन, 40-50 रिंकल्स ऑन हिज फेस, डीप सीटेड आइज। तो मैंने बोला साहब ये बहुत दुखी समाचार है, बट बताना पड़ेगा इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो मैंने उसको पढ़ा कि आपकी बेटी की स्टोव फटने से गांव में डेथ हो गई है, आप जल्दी घर पहुंचिए। तो ये सुन के सूबेदार मेजर साहब थे, 30 सेकंड चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने सिर नीचे करके कुछ नहीं बोला। फिर ऊपर मुंह करके बोलते हैं साहब, अब मैंने कहा आप जाने की तैयारी कीजिए, जहाँ पर हम थे वहाँ से 5 दिन लगते थे रोड हेड पहुँचने के लिए। तो मैंने कहा मैं एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करूँगा जो आपको यहाँ से लेकर बेस कैंप तक ले जाएगा, वहाँ से आप निकल जाना। कहते ये साहब वो ज़माना था जिस समय टेलीग्राम भी महीनों लगते थे। ग्लेशियर में टेलीग्राम को पहुँचने में 3-4 हफ्ते लगते थे। कहाँ से चला है, कहाँ चला है, जो भी टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी थी उस समय। उन्होंने बोला साहब ये टेलीग्राम तो कब का चला है, मैं घर पहुँचते पहुँचते आज चलूँगा तो भी मेरे को 15-20 दिन लग जाएंगे। मेरी बेटी की तो कार्यक्रिया हो चुकी है, उसका मुंह तो मैं वैसे भी नहीं देख सकता हूँ। आज पलटन के 3 जवानों की मृत्यु हुई है। मैं सूबेदार में जा रहा हूँ, मेरे सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि इनकी कार्यक्रिया ठीक से होनी चाहिए मेरे देख रेख में। मैंने बोला साहब वो तो हो जाएगा, लेकिन आप जाइए। उसने मना कर दिया, कहता नहीं साहब पहले मैं ये काम करूँगा उसके बाद जाऊँगा। उस समय आज क्या होता है, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। जब जवान की मृत्यु होती है तो उसको अपने घर भेजा जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो जवान जहाँ उसकी डेथ होती थी वहीं पर उसको हम क्रिमेट कर देते थे बटालियन में। और मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं आ पाए, तो उन जवानों को बिलाफोंडला पोस्ट जो पाकिस्तानी के साथ लगी हुई है, वहाँ से पूरा दिन उन 3 बॉडीज़ को स्ट्रेचर में डाल के घसीट के कुमार जो बटालियन जो ग्लेशियर के सेंटर में है वहाँ पर उनको लाया गया। उनकी बॉडी वहाँ से बेस कैंप तक नहीं ले जा पाई जहाँ पर क्रिमेशन होता था। एक बड़ा हेलीकॉप्टर मी-17 से कुछ लकड़ियाँ वहाँ पर गिराई गई। तो फ़ौज का एक दस्तूर होता है क्रिमेशन करने का, उस मुताबिक उनका क्रिमेशन किया। अब आप समझते हैं सब जो आदमी इस चीज़ को, कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं 14,000-15,000 फुट की ऊंचाई पर, अगर आपको दाल बनाने में प्लेन्स में आधा घंटा लगता है तो वहाँ पे आपको 1.5 घंटा लगता है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। तो जो लकड़ी डाली थी जलाने के लिए, वो लकड़ी तो ख़त्म हो गई, बॉडी आधी भी नहीं जली थी। उसके बाद उन 3 जवानों की क्रिमेशन, जो कुकिंग ऑयल होती है, उस समय डालडा बाई ड्रॉप होता था वहाँ पर, डालडा को पिघला के डाल के उन 3 जवानों की बॉडी क्रिमेट की गई। उस पूरी कार्रवाई में करीब 36 से 48 घंटे लग गए। उस 48 घंटे ये सूबेदार मेजर साहब वहीं पर बैठे रहे, बिना चाय बिना पानी। जब उनकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक तरीके से क्रिमेट हो गई तो उन्होंने 3 अलग अलग अर्थियाँ बनाई और फिर मेरे पास आए, कहते साहब ये हो गया, अब मैं जाता हूँ, लेकिन पहले मैं इन 3 जवान हैं इनके घर जाऊँगा, इनके फैमिली के जाऊँगा, इनके फैमिलीज़ को इनकी अर्थियाँ दूँगा, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। अभी आप देखिए
इस आदमी को आप किसी भी कॉरपोरेट में भेजिए, कोई काम नहीं देगा कि इसकी कोई सीवी नहीं है, अनपढ़ है ये. But that man had something which doesn't need education. He had character, he had sense of duty. And through this medium of this podcast, क्या मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान वासियों को कि अगर आप इस अनपढ़ आदमी की जो सेंस ऑफ ड्यूटी और कैरेक्टर थी, अगर आप उसका 10% भी करेंगे, so you will take the India forward at twice the speed that it is moving. And this is a favorite story in which I was involved for a man who could hardly read and write. But that is the kind of people you need. That is the kind of CV that you need. What you need on your CV is not IIM or IIT. What you need is character, integrity and sense of duty, which this man showed. So that's a real life incident. That is hard to imagine, sir. But जो आपने बोला वो उससे जितना हम समझ पाए, जितना हम फील कर पाए, we felt what you must have felt, but only to a fraction. But yes, it inspires a completely new level of respect for the armed forces. Thank you. And for the gallantry and जिस लेवल की करेज इस टाइप कायम के, ये तो सर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. इस टाइप के सेंटिमेंट्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और नॉर्मल वर्ल्ड में बहुत ही रेयर आपको सुनने को मिलेंगी. बट आर्मी में और डिफेंस में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनने को मिल जाती हैं. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात निकलती है सर इससे. If you compare the outside world, the corporate world with the army and the military, you find a critical difference. जो I know आपके लिए भी it is a point of passion. इन सब चीज़ों के बावजूद आर्मी में, मिलिट्री में कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, वो सब बहुत आराम से कम्युनल हार्मनी के अंदर रहते हैं और उनको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती, जबकि वो उसी सोसाइटी से आते हैं. ऐसा क्यों होता है सर? I think this really is a very burning question today. And I, as a service guy, a veteran, I feel quite concerned when I feel that half the news channels are talking about the communal harmony, discrimination based on caste, creed, and all that. And I would say that I was so lucky to be ignorant about all this till I was wearing uniform. The first time I heard about all this was when I was doing the APA course in IIPA, where they talked of OBC, where they talked of SC, ST, they talked of Dalits, and they talked of reservation. In the army, there's no reservation. When I was a commanding officer, I would have heard about this in my school, about all this, but from the time I joined the academy till I retired, or till I did the APA course, I had never heard of these terms, right? Now, when I was a commanding officer, in a unit there are people who do barber's duty, there who do safai wala duties, there are who are cobblers and equipment repairers. इस कैटेगरी के लोग भी होते हैं और ये इसी ट्रेड में भर्ती होते हैं. तो इतनी समझ थी कि ये जो सफाई वाले जवान जो उस ट्रेड में आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के सेक्शन से आ रहे हैं. बट मेरा पहला काम क्या होता था, पलटन में जब कोई भी एक्टिविटी होती है, रेजिंग डे होता है, कोई आप कंपटीशन जीतते हो, तो बड़ा खाना होता है. सारे पलटन के जवान, you have a very good drink of rum, there's no officer, there is man, everybody is the same. The first thing that I would do is walk to that Safai Wala senior head. I remember his name, he was Havaldar Joglu from Karnataka. I'm sure he must have been a Dalit. But something that never came to mind, never we talked about. I would mix his drink and my drink, and then exchange the glass, take his glass and give my glass. I would drink from his glass, he would drink from my glass. And I would have food from his plate. This is the brotherhood and the value system of the army, that why communal things just do not exist. Today in my battalion, there are 90 Muslim soldiers. They never question, and the way the battalion salutes each other is Ram Ram Saab. 90 Muslims in the battalion, when they see an officer or a JCO, he will salute and say Ram Ram Saab. He is not questioning कि मेरे को Ram Ram क्यों बोलना है. He will never question कि मैं जब नेशनल एंथम होगी तो मैं उसको नहीं गाऊंगा. He is not questioning कि मैं वंदे मातरम क्यों बोलूं. Where does it come from? It comes from the value system of the army, because जो आर्मी के वैल्यू सिस्टम कल से नहीं बने हैं, ये पिछले हजारों साल से धीरे धीरे, like a 3D printing, the army has built its value system, which today have solidified that a soldier sees himself as a guardsman. He sees himself as a Garhwal rifle soldier. He sees himself as a Rajputana rifle soldier. He doesn't look at him
himself as a Hindu, Muslim or anything. And every unit has a सर्व धर्म स्थल. मेरे पलटन में एक ऐसे बड़ा हॉल है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हर एक की रिलीजियस बुक वहाँ पर एक साथ रखी है. सारे जवान एक साथ बैठते हैं. जब आरती गाई जाती है तो सब गाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख. जब मुस्लिम की एक्टिविटी होती है सारे उसमें शामिल होते हैं. तो ये चीज़ है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि वी हैव ग्रोन, आर्मी इज मेंटली इंटेलेक्चुअली ग्रोन बियॉन्ड रिलीजन, because for them what is a value system is the military values of camaraderie, brotherhood, loyalty, self-sacrifice, selfless service. These override everything else, and that is why the army is an example of communal harmony, and religion is never an issue. Religion is not a driving force, it is not a motivating force, it's a very personal issue. सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है और आप कुछ इंटुइटिव इंसाइट्स भी आपके पास हैं, आपकी एनालिसिस भी बहुत डीप होती है मिलिट्री इश्यूज पे. सर आई वांट टू आस्क अबाउट पीओके. क्या पाकिस्तान कभी पीओके को गिव अप करेगा? A very sound resounding no. पाकिस्तान कभी पीओके को नहीं गिव अप करेगा, और कारण उसके बड़े सिंपल हैं. पहले बात तो आप उनका बिहेवियर देखिए 1947 से, जब एक कश्मीर के ऊपर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, वो टाइम दिया गया था कश्मीर के महाराजा को डिसाइड करने के लिए वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं. उस समय धोखाधड़ी में पाकिस्तान ने ट्राइबल रेडर्स के साथ कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की. उसके बाद 65 में भी उन्होंने यही कोशिश की. उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का एक खास प्रोग्राम था कश्मीर के बारे में, जो 15-20 साल उन्होंने कोशिश करके फिर 1989 में जब टेररिज्म शुरू की उन्होंने कश्मीर में, वो शुरू किया. तो मेरा ये विचार है पाकिस्तान के, देयर इज़ अ डीएनए डिफेक्ट इन पाकिस्तान मेंटालिटी. पाकिस्तान पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इसी बात पे सरवाइव करते हैं कि वो इंडिया को एक थ्रेट बना के पब्लिक को प्रोजेक्ट करें. सब बोलते हैं कि एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री, एंड पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस बात पे निर्भर है कि वो इंडिया और कश्मीर की बात को हरदम उठा के रखें. तो आपने देखा होगा 89 से बीच बीच में कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेशर के कारण टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं, सिविलियन कैजुअल्टी कम हो जाती हैं, मिलिट्री कैजुअल्टीज़ कम हो जाती हैं. फिर आप गवर्नमेंट या मिलिट्री उसको प्रोजेक्ट करके बोलती है कि सिचुएशन बेहतर है. सिचुएशन तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान का माइंडसेट नहीं चेंज होगा. पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो सर्वाइवल है वो एक इंडिया और कश्मीर की बोगी को ज़िंदा रखना. तो अगर इस महीने आपके कम कैजुअल्टी हुए, एक साल कम कैजुअल्टी हुए, उसको आप ये मत गलती समझिए कि टेररिज्म ख़त्म हो गई है. टेररिज्म चलती रहेगी हरदम, क्योंकि ये पाकिस्तान मिलिट्री और पॉलिटिकल के इंटरेस्ट में है. तो अभी आप देख रहे हैं, पहले पीर पंजाल के साउथ में इंसिडेंट्स कम होते थे, 4 इंसिडेंट हुए और आपकी सारी सोच विचार टेररिज्म के बारे में ख़त्म हो गई. तो आप आर्मी की 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, वैसे आर्मी के 1,80,000 के करीब डेफिशिएंसी है ट्रुप्स में. अग्निवीर के कारण और डेफिशिएंसी बनती जाएगी. तो सीआई ऑपरेशंस ऐसे हैं कि जो आप, जिसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी से कोई काउंटर इंसर्जेंसी नहीं जीती जाती. एक मल्टीफेस्टेड अप्रोच होती है इसकी. सो द आंसर टू ए क्वेश्चन इज Pakistan will never give up its claim on Kashmir, and India must never make that mistake that it will ever happen. Sir, how do you feel about the threat of China? I think that's a serious threat. आज से करीब 5 से साल तक पहले और 10 साल पहले तक इंडिया पाकिस्तान को थ्रेट समझती थी, लेकिन पाकिस्तान एक इरिटेंट है. पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको सीरियसली हार्म कर सके. इकोनॉमिकली इट्स अ वीक कंट्री, मिलिटरली इट इज़ अ, compared to India, it is a less capable country. All these factors जो चाइना के हैं वो entirely opposite है. China has a much larger military capability. हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी इकोनॉमी है. चाइना का जो डिफेंस बजट है हमारे से 3 times बड़ा है, $225 बिलियन. हमारा 71, 72, 73 बिलियन डॉलर है. जिस हिसाब से मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने चाइना में प्रोग्रेस किया है, वो अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, शिप कैरियर्स, सबमरीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, हर चीज़ में दे आर वे अहेड ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी. इंडिया हैज़ स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स वेरी रिसेंटली.
सो द असर्टिव बिहेवियर ऑफ चाइना, नॉट ओनली साउथ चाइना सी, गलवान में जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की, हमारे और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट है कि आप कोई ऐसा वायलेंट एक्शन नहीं लेंगे एक दूसरे के खिलाफ। इसलिए आप देखते हैं वीडियोस में कई बार जब ये कॉन्टेस्ट होता है, बॉर्डर पर धक्का मुक्की होती है। गलवान में पहली बार उन्होंने लीथल वेपन जिसमें बार्ड वायर लगा के, जिसमें हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और 20 जवान, that was the indication when the government started realizing that threat is not something that is only manageable diplomatically. अभी क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों से, अरुणाचल में गांव के नाम चाइनीज़ में रखे जा रहे हैं, फिर से रिटेट कर रहे हैं कि अरुणाचल हमारा है। जब इंडिया सियांग में कुछ डैम बनाने की बात कोशिश करती है, वो उस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं कि ये दे आर नॉट गोइंग अवे, यू कैन नॉट विश देम अवे। ये आप ये नहीं सोचिए कि 20 साल के बाद, ये तो लेगेसी है हमारी कॉलोनियलिज्म की। 47 से आज तक इसमें कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है। तो चाइना इज़ अ सीरियस थ्रेट एंड इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर फॉर इट। सर, जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस का सवाल है और हमारी आर्मी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रिलेशनशिप है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एंड देयर गवर्नमेंट। वहाँ पे आर्मी की डोमिनेशन ज़्यादा है। तो आपके इंडिया की पॉलिटिशियंस के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में यू हैव सम व्यूज़, सर, व्हाट आर दोज व्यूज़? मेरा व्यू ये है कि क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, चैलेंजेस बहुत हैं, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड पाए में गवर्नमेंट को 1000 चीज़ें करनी है। तो इसकी जो एक्स सबसे पहले किसके ऊपर पड़ती है? डिफेंस बजट के ऊपर पड़ती है। सो मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं क्या राय दे सकता हूँ कि अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसने अभी इट हैज स्टार्टेड फाइंडिंग इट्स प्लेस इन द इंटरनेशनल अरीना, बहुत आगे जाना है, लेकिन हमारे इंडिया के चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बाहर भी और अंदर भी, दैट सब इससे इसलिए कि आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर पाएँ, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास आपके बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, आपकी इंटरनल कंट्री की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। उस पर बियॉन्ड अ पॉइंट आप कटौती नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, एक सडनली आप डिसाइड करें कि मैंने अपनी फ़ौज को तगड़ा बनाना है, रातों रात नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको 20-30 साल लगते हैं। जैसे आप देखिए, अभी इंडियन एयरफोर्स में जो असेस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स है, जो ओपन सोर्सेज में लिखा है, वो तकरीबन 41-42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, हैं उससे बहुत कम। अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उन्होंने राफेल एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन एक खरीदी है, लेकिन एक स्क्वाड्रन को आने में आपके 3 साल लग जाएंगे। तो अगर आपको ये इतनी जो डेफिशिएंसी पूरी करनी है, पहली बात, इतना इकट्ठा पैसा हाजिर करना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इतना पैसा आप देते भी हैं, उतनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको डेकेड्स लग जाएंगे। दैट इज़ वाई इररिस्पेक्ट ऑफ द हूज इन गवर्नमेंट एंड पावर, देयर हैज़ टू बी अ लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, जो गवर्नमेंट चेंज होने से चेंज नहीं होना चाहिए, उसको परस्यू करना चाहिए, जिससे कि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट चेंज होने से उस प्रोग्राम में कोई रुकावट ना आए। लेकिन आज पिछले 10 साल में इस गवर्नमेंट ने इस लाइन में काफ़ी कोशिश की है। काफ़ी हाई टिकट मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स, एयरफोर्स प्लेटफॉर्म्स वो एक्वायर हो रहे हैं। अब बिकॉज कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इन दी एक्सपेंसिव ये 12 जहाज आए हैं, इनकी कॉस्ट तकरीबन 36,000 करोड़ है। कैन यू इमेजिन कॉस्ट ऑफ सस्टेनिंग अ राफेल स्क्वाड्रन, 12 एयरक्राफ्ट प्लस सपोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। इंडिया जिस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, कैन नॉट अफोर्ड। तो ये जो आत्मनिर्भर वाला जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जिसको मोमेंटम दिया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आत्मनिर्भर आप 5 साल 10 साल में नहीं होंगे। इट विल टेक डेकेड्स बिफोर, इससे पहले कि आप इसके फ्रूट्स आपके सामने आए। बट दैट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। सर, ये जो इक्वेशन है हमारी मिलिट्री माइट की वर्सेस अदर कंट्रीज़, इसमें एक चीज़ जब ऐड हो जाती है तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती है, एंड दैट इज़ द न्यूक्लियर एलिमेंट। डेटरेंस और एग्रेशन जो भी है, देर आर 3 न्यूक्लियर पावर्स इन दिस वेरी स्मॉल कॉरिडोर इन सदर्न एशिया। इट्स इंडिया, इट्स पाकिस्तान, इट्स चाइना।
How do you see the nuclear thing playing out, if at all? You see, somebody said that nuclear weapons are meant for deterring, not for use. And Pakistan, through its ambiguity, the policy of nuclear ambiguity के थ्रू उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन सा क्रिएट किया था जिस पर हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप गॉट कैरिड अवे कि आप पाकिस्तान में 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक जो पाकिस्तान की रेड लाइन है, वो क्या रेड लाइन है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटर्मिन, बट यू सी न्यूक्लियर वेपन इज़ नॉट सो ईजी टू यूज़। न्यूक्लियर वेपन कोई छांट के तो आपके दुश्मन को मारेगा नहीं। न्यूक्लियर वेपन इफेक्ट्स एन एरिया। जितने भी इंडियन की रिवर्स हैं, ऑल द रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अगर रिवराइन टेरेन में आप न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं, दैट रिवर गेट्स कंटामिनेटेड, वो सारा पानी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। कौन मरेगा? ज़्यादा लोग उनके मरेंगे। किस दिशा हवा किस दिशा से चल रही है? विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द विंड एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अगर वो ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, आप इंडिया में भी गिराएंगे बॉर्डर एरिया में। अगर आप छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, आपका नुकसान ज़्यादा होगा। दूसरी बात, व्हाट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ सेकेंड स्ट्राइक विच विल डिस्ट्रॉय यू। No first use. नो फर्स्ट यूज। तो जब अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया, उसने इंडिया को फ्री कर दिया टू रेस्पॉन्ड न्यूक्लियरली इन अ मैनर एज वी चूज। एंड इंडिया हैज़ दैट ट्रायड कैपेबिलिटी टू, डिस्पाइट फर्स्ट स्ट्राइक बाय पाकिस्तान, विच इन एनी केस इज लाइकली टू बी, अगर होता भी है कि आप 100 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर चले गए, विच इज़ नॉट इंडियाज़ इंटेंशन इन एनी केस। आई एम थियोरेटिकली आई एम सेइंग that India can respond in a manner that you can actually cause a very severe damage to Pakistan. So I don't think India can call this bluff. जब पुलवामा के बाद आपने वहाँ पे अटैक किया था उनके टेररिस्ट कैंप में, पहले उसी की डर से लोग रहते थे। ग्राउंड बेस्ड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन किया था। सो आई थिंक दैट इज़ एन ओवर हाइप्ड थ्रेट। सर, इसी बात से निकलते हुए एक क्वेश्चन माइंड में आया कि आपके रैंक पे, इतने सीनियर रैंक पे, क्या आपको कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फील हुई? ऐसा कभी पर्सनली तो नहीं हुआ, और एज इन दिस रैंक आई इंटरेक्टेड विद द डिफेंस मिनिस्टर मैनी टाइम्स ऑन एक्चुअली मंथली बेसिस। उस समय मिस्टर पारिकर ही यूज्ड टू बी डिफेंस मिनिस्टर। आई फाउंड उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी थे। ही वॉज इंजीनियर बाई प्रोफेशन। ही लिसन टू अस, ही नेवर इम्पोज्ड हिज व्यू, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट इस सब्जेक्ट के बारे में हमें उनसे ज़्यादा पता है, मिलिट्री के बारे में, और उन्होंने सीखने की कोशिश की। पॉलिटिक्स के बारे में हमें हमसे ज़्यादा पता है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जाहिर होता है। पहला इंसिडेंट है, और उसके बारे में बहुत बात हुई है मीडिया में पहले, कि जनरल बिपिन रावत को 2 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके चीफ बनाया गया। मैं तीनों ऑफिसर को जानता हूँ, जनरल रावत को भी, और जो 2 ऑफिसर सुपरसीड हुए थे, वो दोनों ऑफिसर भी बहुत काबिल ऑफिसर थे जिनको सुपरसीड किया। तो देयरफॉर आप ये, और जो लॉजिक रीजनिंग जो गवर्नमेंट ने उस समय सामने फॉरवर्ड की कि क्यों इनको सुपरसीड करके बनाया गया, उससे कोई मिलिट्री सर्विस और वेटरन वाज नॉट कन्विंस्ड कि ये कारण आपका जस्टिफाइबल है। सी, हिस्टोरिकली इंडिया में चीफ को सेलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी फॉलो किया है। बीच बीच में 1-2 बार ऐसा किया गया है, लेकिन जब आप सेलेक्टिवली सीनियरिटी को डिसरिगार्ड करके कुछ लोगों को आप बनाते हैं, तो आप एक गलत मैसेज भेजते हैं कि अगर आप, इफ़ यू आर अलाइंड विद आवर थॉट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप 2 जंप करके आप चीफ बन जाओगे। सो दैट टू माई माइंड इज़ एन इंसिडेंट विच विल इंक्रीज political interference in a manner, but after all it is government's call to appoint a chief. तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। But you don't think it's a healthy trend? It's because how do you decide who's more meritorious? या तो आपके पास कोई कन्विंसिंग टेम्पलेट है, मैट्रिक्स है, कि आप अगर ये चीज़ें उसमें फीड करें तो आपको पता चलेगा कि इस जॉब के लिए फीड है। ऐसा आज तक कोई मैट्रिक्स नहीं है। इट्स योर पर्सनल असेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द गवर्नमेंट कि ये बेहतर है। आर्मी फील्स डिफरेंटली। सेकेंड इंसिडेंट है कि जो आप सिलेक्शन की या नॉमिनेशन की क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे आप देखिए, द बेस्ट एग्जांपल इज जनरल चौहान आज सीडीएस हैं। ये तो रिटायर्ड ऑफिसर थे, ये तो कभी आर्मी चीफ ही नहीं थे, 6 महीने से रिटायर होकर बैठे हैं, ये आर्मी कमांडर थे।
वहाँ से आपने उनको उठा के CDS बना दिया, over these 3 service chiefs, a position which he never held. What message are you conveying? और ये जो CDS के जो ओपन मीडिया में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा है कि 60 साल का होना चाहिए, 2 साल सर्विस होनी चाहिए, तो उसमें तो इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल आ गए उस क्राइटेरिया में कि जो भी उस क्राइटेरिया में आएगा वो देखने लगा भाई मेरी भी चांस है. If I can align my views with the government and make the right noises, I have a chance. It's not good for the health of the army. If it is not good for the health of the army, it's not good for the health of the country. सर आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और कुछ बुक्स में आपने अपने ओपिनियंस बिल्कुल फ्रैंकली और अच्छे से सामने रखे हैं विदाउट एनी फियर ऑफ कंट्रोवर्सी और व्हाट्सएवर. आपकी सर सब बुक्स में ये फोर्थ राइटनेस बहुत इजीली दिखती है और आपकी बातों में भी है. एंड यू हैव बीन दिस वे एवर सिंस यू वर इन द सर्विस ऑल्सो, नॉट जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट. सर दिस वन 4 decades इन ऑलिव ग्रीन्स, इसमें आपने कुछ व्यूज़ एक्सप्रेस करे हैं जिसमें आपने कहा है कि जो मिलिट्री की जो आर्मी की हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली मेरिटोरियस नहीं है. सर व्हाट आर दोज व्यूज़? Yeah, I have said that based on what I have seen over the years, and I believe that the promotion system of the Indian Army is based on one document which is called Annual Confidential Report, जो हर organization में होती है. Now, Annual Confidential Report, your good career of 28 years can be devastated, neutralized by one report of a man who simply, you may have professional disagreements, you may have other social disagreements with him. Now, in this book I have written that the best judge of a superior's character and integrity are his subordinates, not his superiors. Not the other way around. That is my belief. And I have strongly recommended that there should be a 360-degree input assessment of the superior on character and integrity by the subordinates. Now the Navy has introduced that system very recently. The Army still does not have the courage to do it. And their logic and reasoning against is unconvincing. They say that it will start populism. No. I was supporting this even when I was in service because I was not worried about a negative feedback from subordinate because I always did, my intention was always to do the right for the organization, for my men, right? Now, what is the problem? The problem is ACR is dependent, average competence, good relationship with your boss. That is what is your good ACR. Great competence, professional disagreements. Some people would accept it, some people will not accept it. You have had a lot of experiences, बहुत डिफरेंट टाइप के, और बहुत हौसले से आपने अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करा है जो अपने आप में करेज दिखाता है. आपके ओपिनियंस अगर पॉपुलर ना भी हों तो आपको जो बिलीव होता है वो आप बोलते हो. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट. बट सर द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज ऑल्सो दैट वी शुड टेल पीपल of what school and colleges fail to teach. It's called the syllabus of life for that reason. सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में सीखी हैं जो कि आप बताना चाहेंगे लोगों को, जो कि बहुत हद तक बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिलेबस ऑफ लाइफ में इंक्लूड होना चाहिए? जब मैं अपने को देखता हूँ और दूसरों को देखता हूँ कि ये जो दुनिया है, इट इज़ नॉट अ फेयर वर्ल्ड. न था, न होगा, न आज है. तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. And you'll have to play on the pitch that is provided to you. And you have to prepare yourself. Now, if you have to prepare yourself, you need a strong foundation. चाहिए आपको एक foundation. आजकल जहाँ corruption, money making, everybody is driven by this. मैं इस बात से convinced हूँ कि वो जो foundation है, that foundation is still based on character, integrity and honesty. You will never go wrong. कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको लाइफ में, they will make use of you, आपको बेवकूफ़ बना लेंगे. लेकिन eventually a character, a career, a man whose foundation is based on character and integrity will overcome all the challenges. And where does this character start from? You see, institutions can train you, but institutions can't educate you. A person has to self-educate himself. And I think what happens to a man is what he allows to happen within the 2 years that is in his mind. Now people would have read that in a day, on an average, एक आदमी के दिमाग में 50 से 70 हज़ार thoughts निकलती हैं.
अगर आप इस 50 और 70 हज़ार टॉक्स में से 1% नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में रखने लगते हैं, वो 99% गुड थॉट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इट इज़ लाइक अगर गार्डन में आप टेंड करेंगे, वीड्स निकालेंगे तो आपको सुंदर फूल दिखाई देंगे। अगर आप उसको टेंड नहीं करेंगे तो वेरी सून फूल मर जाएंगे वहाँ पर सिर्फ। सो दैट इज़ योर माइंड is a garden, you have to tend it. If you realize that a man is entirely what his thoughts are, and these small little, temptations of life you overcome by being a man of conscience. Don't be guided by what others say. Let conscience be your guide. Let conscience be your monitor. And if you do that, you'll find that conscience will always tell you what is the right thing to do. That's why they say that two things. I talked about character. That character speaks so loud that I cannot hear what you say. What you are is visible to me. So आप कुछ भी कहिए उससे मेरे को नहीं पता, मेरे को पता चल रहा है आपके thoughts, actions or words say कि what you are. And the second thing is, I was always driven by conscience. Nobody had to tell me what is right or wrong. My conscience told me. Is that the voice of conscience is so subtle. The voice of conscience is so subtle that easy to ignore it. But it is so loud. So that is what I can tell people is, irrespective of what is happening around you, build a foundation based on character and integrity and honesty. In the long run, you will succeed against all odds. But if you are based on deceit, dishonesty, lack of integrity, sooner than later, you will find your end. Thank you, General Sengar, for this conversation, for all these experiences, for making me get goosebumps. Thank you so much. It was absolutely a pleasure, and we had a wonderful conversation. And I hope, and the last thing that I could say is that, the people in this country, we are grateful, soldiers are grateful to the country for the respect they give us. But the last thing that, if I can, you allow me to say, is that if you want to convey your regards and gratefulness to the soldiers of this army, of our country, please be an Indian who's worthy to die for. Let me say that again. तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बहुत ही लेंथी वीडियो थी। पहले तो वो सारा कुछ बताता रहा, रैंक्स के बारे में, इंडियन आर्मी का कारकर्दगी के बारे में, अपने जवानों के बारे में, सियाचिन के माहौल के बारे में कि सियाचिन में बता रहे थे कि मतलब फ्रिज जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बना देता है, लेकिन सियाचिन की जो सर्दी होती है वो -30 और फ्रिज -4 और -30 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी बर्दाश्त करनी थी। मैं कहता हूँ जवानों को सलाम है, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो इंडियन है। -30 सेंटीग्रेड की सर्दी अगर वो बर्दाश्त करते हैं तो मैं कहता हूँ वो लकड़ से भी ज़्यादा और लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। उनके हिसाब वाकई में। अच्छा, एक और बात क्या तो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है कि जलाने का कॉन्सेप्ट कितना अजीब है कि अब जो लाश जली नहीं है। अच्छा भाई, हम उधर नहीं जाएंगे, हम वो उनका मजहबी मामला है, वो जलाएं दफनाएं, वो उनका अपना मामला की मर्जी करें, हम उधर घुसेंगे नहीं। हम रिलीजन, आप रिलीजन में घुस जाते हैं, बात कही होती है आप रिलीजन में घुसते हैं। पता ये आपको क्या जहाँ पर चीज़ गलत नहीं, गलत हो या सही हो, आप छोड़े इस बात का। आप बात करें जो सियाचिन का माहौल, फिर उनके जवानों की जिस तरह शहादत हुई, वो जितने उनके जवानों के हिसाब वो बता रहे थे तकड़े होते हैं। नो डाउट पाकिस्तान के जवान उधर मौजूद होते हैं। अच्छा, सियाचिन के ना बारे में मैंने पाकिस्तान के सिर्फ एक बार सुना था, जब वो ऊपर से पूरे मतलब बर्फ नीचे गिरी थी तो काफ़ी लोग पाकिस्तान आर्मी के नीचे 300 थे या इससे ज़्यादा थे, पूरी बटालियन थी। उसके बाद मैंने ना पहले कभी कोई ऐसी खबर सुनी ना बाद में सुनी। चले, कैप्टन कालिया का जिक्र आया, दीवान सिंह का जिक्र आया, जो काफ़ी हम उस चीज़ों में असल मेन जो हमारा मुद्दा हुआ है इंडिया पाकिस्तान और पीओ के, मतलब उससे जब सवाल किया कि मैं जनरल साहब से कि क्या पाकिस्तान कभी पीओ को गिव अप करेगा, उनके पीछे रीजंस क्या है, क्यों नहीं गिव अप कर, तो जनरल साहब ने कहा पाकिस्तान कभी भी पीओ के गिव अप नहीं करेगा। उसके फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा रीजंस बताए। उन्होंने कहा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि माइंड सेट एक बना दीजिए पाकिस्तान अवाम का, और ये हम मानते हैं सच है। और अगर ये माइंड सेट तब्दील हो गया तो फिर पाकिस्तान आर्मी कहाँ से खाएगी? पाकिस्तान आर्मी के पास फिर बेचने के लिए कौन सा चुरन होगा? सबसे ज़्यादा चुरन तो हमारा पाकिस्तान आर्मी का यही दिखता है कि भाई हमने इंडिया से कश्मीर लेना है, कश्मीर हमारी शहर आ गया है,
उधर हम दहशत गर्द भेजेंगे, हम उधर मुजाहिद भेजेंगे, मुजाहिद लड़ेंगे, मुजाहिद लड़ने के बाद आज तक मुझे बता दें इतने मुजाहिद शहीद हुए, मारे गए, इतने उधर लोग पाकिस्तान के मारे गए, कुछ हासिल हुआ? ये पाकिस्तान आर्मी से बाकी गिव अप कभी नहीं करेंगे हम। हमारी स्टैब्लिशमेंट आर्मी के हक में ये सारी चीज़ें। अगर लोगों का ध्यान इधर से हट जाएगा तो लोग सवाल करेंगे, जिस तरह आजकल थोड़ा बहुत अब सवाल शुरू हो गए आर्मी हमारे से। भाई ये आपको लगता है कि सवाल कोई नहीं करता? अरशद शरीफ ने भी सवाल ही किए थे, उसने ये थोड़ी कहा था कि ये फलां फलां बंदा ये काम कर रहा है, उसने तो कहा था कि ये कौन है, ये कौन के चक्कर में वो मारा गया। नहीं, उनका सबसे बड़ी स्टेटमेंट वो ये थी कि आर्मी चीफ 22वें ग्रेड का गवर्नमेंट के यानी कि पीएम के नीचे गुलाम है, वर्कर, उसका ये स्टेटमेंट उसको मरवा गया। उसने कहा कि आर्मी चीफ एक वर्कर है, उसका तो हक नहीं बनता मुजाहिद करना, वो तो पाबंद है हुक्म का। और ये चीज़ उनको पसंद नहीं है हमारे जर्नलों को कि यार हमें हम गुलाम कह रहे हैं जी, हमारे गुलाम। ये जर्नल सब सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी हैज़ अ कंट्री नेम ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, और ये सच है। ऐसी आती है इन जैसों के नीम पागलों की बातों से। तो क्या नहीं है पाकिस्तान का आर्मी का ये मुल्क है? मैं यहाँ तक तो मान सकता हूँ कि ये मुल्क का कंट्रोल जो है ना काफ़ी हद तक, सारा नहीं काफ़ी हद तक आर्मी के कंट्रोल में है ये। कहाँ पर कंट्रोल आर्मी का नहीं है? और उससे असल में ये मुल्क जिनके कंट्रोल में है वो पाकिस्तान, ना ही पाकिस्तानी लीडर है ना पाकिस्तानी आर्मी है, वो कोई और क्या पाकिस्तान जो है POK जिसमें बोलते हैं हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, क्या ये वाला चीज़ छोड़ देगा या ये एरिया छोड़ देगा पाकिस्तान कभी? जो आज़ाद कश्मीर है हाँ, ये स्टेट का हिस्सा है, ये इंडियन को समझना चाहिए। समझ में आई? अगर आर्मी ये रट छोड़ भी दे तब भी ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बाउंड्री बन चुकी है मेरे भाई। यार बड़ी लेंथी वीडियो थी, हम तो भाई थक गए, सच बोले तो बहुत वीडियो बड़ी वीडियो थी और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू। हाँ, न्यूक्लियर वेपन पर भी बात आई है कि न्यूक्लियर वेपन जो चाइना पर भी बात आई है। पहले चाइना पर बात करते हैं कि जनरल साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान है ना वो इतना इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इतना हैवी डैमेज नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने फिर हवाले दिए, 65 की जंग का हवाला दिया, 71 की जंग का हवाला दिया। वो पाकिस्तान की इतनी एबिलिटी अब उससे भी कम हो गई है। क्यों? उनकी इकॉनमी पहले से कमज़ोर हो गई है, उनकी जो आर्मी है उनका मोरल डाउन हो गया, जो उनकी आवाम उनके खिलाफ हो गई है। तो और भी कई फैक्टर वो गिनवा रहे थे। क्योंकि हमारे लिए असल खतरा पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इसका खतरा चाइना है। वो बल्कि बता भी रहे थे कि जब पहले बाहर हुई है या जो पहले इंडिया और चाइना की आर्मी के दरमियान झड़पें हुई है, पहले हाथों और डंडों वगैरह से होती रही है। फिर वो बता रहे थे कोई वेपन इस्तेमाल किया, लीथल वेपन, वो बता रहे थे कि लीथल वेपन चाइना ने इस्तेमाल किया। और मैंने भी ये सुना कि चाइना को ऐसा वेपन इस्तेमाल किया था कि जिससे कोई ना वेव्स निकली हैं, वेव्स, और वेव्स इतनी वो सख्त थी, आई थिंक वो माइक्रोवेव इतना कौन सी थी, बड़ी हैवी वेव्स थी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी सोल्जर की को उल्टियाँ शुरू हो गई थी, आवाज़ भी नहीं थी उसकी, नजर भी नहीं आ रही। वो वेव्स थी, ये हथियार है लिथल जो कह रहे थे, बड़े लिथल हथियार। ये तो कुछ भी नहीं है असल में। हकीकत में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इंटरनेशनल लेवल पर कि जो अमेरिकन हैं, लोग तो बनाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने मेरे भाई ये जो होते हैं ना बीमारियां फैलाने वाले, क्या यार इसे नाम देते हैं, इन्फेक्शन वायरस जो है, ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए हैं कि जिनसे मुल्कों में ये चीज़ें इंजेक्ट की जाए, पंप की जाए मेरे भाई, कि लड़ने का मौका ही ना मिले उनकी अपनी आवाज़। ये बात सच है भाई, पाकिस्तान वाकई में इंडिया को इतना मतलब कि ना नहीं पहुंचा सकता, नहीं नुकसान। जनरल साहब की मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। पता है वजह क्या है? किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरा मुल्क पहले अपनी बर्बादी के बारे में सोचता है कि अगर जंग हुई तो हमारे साथ क्या होगा। तो आपको सीरियसली ये लगता है कि ये अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं आदमी वाले? एक बार भी नहीं ऐसा होगा। और अगर इन लोगों को पीछे से किसी ने सपोर्ट कर दी तो ये फिर भी नहीं सोचेंगे। फिर आगे न्यूक्लियर वेपन पर बात, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में, तो पहली बात यह कि हमारा ये हम इस चीज़ पर कार बंद है,
हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन किसी कंट्री पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो चाइना हुआ चाहे वो पाकिस्तान हो। और अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से, तो फिर अगर हम थोड़ा सा हमें डैमेज होगा जितना भी होगा, और फिर हमारे पास ट्राई एड है। ट्राई एड मतलब हम फिजा से भी कर सकते हैं, सब मरीन से भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, और हम ज़मीन से भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो फिर हमारे बरामूस जैसे मिसाइलों को या इसराइल जैसे मिसाइलों को रोक पाए, तो फिर पाकिस्तान वाइप आउट हो जाएगा, यानी दुनिया के नक्शे पर ही शहर ना नजर आए। ये गलती कभी मत करना मेरे भाई, मैं तुम्हें मिसाल देता चला हूँ। पहले गलती तो पाकिस्तान ने करनी होगी, हमारी पुलिस ही मेरी हम बात सुनो। फर्स्ट अटैक न्यूक्लियर नहीं करेंगे। मेरी बात सुन ले, वो दौर और चले गए थे जब लोग अटैक कर दिया करते थे दूसरे मुल्क पर बॉर्डर के जरिए। ये सोच के भी ना जेल में कि तुम्हारे साथ बॉर्डर से वार की जाएगी। तुम्हारे साथ जब भी वार की जाएगी तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर से मेरे भाई की जाएगी। तुम्हारे लोगों को सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा। ये इंडियन और हिंदू मुस्लिम का जो फसाद है ना, आप अक्सर सुनते हैं, छोटी मोटी झड़पें होती हैं, ये ऐसा बढ़ेगा कि तुम्हारे पूरे मुल्क को बुखार चढ़ जाएगा कि हमने करना क्या है। फिर उन्होंने बात किया कि हमारी आर्मी भी सेकुलर है, और हमारी आर्मी का फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि कोई हमारी आर्मी का पॉलिटिकल मतलब इंटरेस्ट या कोई पॉलिटिकल असर रसूख इफेक्ट है पॉलिटिकल सिस्टम का। मेरे होते हुए मैं कोई भी नहीं देखा, और ये इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक ये खूबसूरती, दूसरी बड़ी खूबसूरती है कि सेकुलर आर्मी भी सेकुलर है। वो कह रहा था कि मेरी अपनी बटालियन में 90 मुस्लिम लड़के थे, 90 वही 90, अच्छा 19 थे या 90, 19 मैंने सुना। चलो मैं कहा वो मुझे राम राम जब भी आते थे राम राम बोलते थे, राम राम साहब बोलते थे मुसलमान होकर। पता इस पर क्या बोलोगे आप? मुझे नहीं समझ में आती कि वो खुद बोल रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि राम राम बोलते थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने ऐसा अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं। राम राम बोलते थे, आप ये खुद मान रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई, पता नहीं उसका क्या मतलब होता है, मुझे इस बात का पता इसमें अब समझने वाली कौन का जो भगवान है राम राम का नाम लेते थे जब उनसे मिलते, जिस तरह हम एक दूसरे से मिलते नहीं। हैं। तो वो दो तरफा गेम खेलते थे भाई। कैसे? नाम के मुसलमान थे, असल में क्या थे ये तो फिर अल्लाह ही जानता है। हमारे डीएनए के अंदर जो फैक्टर ज़रूर है वाकई में कि इंडिया के साथ दोस्ती हमारे डीएनए में ये घुसा दिया गया, इंडिया के साथ दोस्ती नहीं हुई। घुसा ही दिया गया। ये 1947 में जब ट्रेनें लाशों से भरकर भेजनी थी ना, उससे पहले ये सोचना था। ये वो जरासीम है जो आपने इंजेक्ट किए पाकिस्तान में आपने इंजेक्ट नहीं किए मेरे भाई। चलो जी, खैर बातें काफ़ी लेंथ थी, लेकिन पीओ के कभी गिव अप नहीं हम करेंगे। वजह ये है कि इस पर ही तुम्हारा सारा बयानिया चलता है, इस पर ही तो हम सारे बजट खाते हैं। ठीक है ना? मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, साथ। गॉड ब्लेस।